वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। तो आज के सेट का जो पहला क्वेश्चन है इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट देख करके बताने कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, गेराल्ड अंगियर को बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, तो 1608 एडी में हेक्टर नाम का पहला अंग्रेजी जहाज था जो कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सबसे पहले भारत आया था और सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा, तो सूरत पोर्ट पर। थर्ड है, 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया था, ठीक है, और वहाँ पर एक किलाबंद कोठी बनाई थी। फोर्थ है, सर थॉमस रो 18 सितंबर 1615 को अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचे थे। अब इन सारे स्टेटमेंट को देख करके सही उत्तर का चयन करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, मतलब चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। बंबई का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड अंगियर को बोला जाता है, ठीक है, और सबसे पहले जो कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608 में, किस जहाज से आए थे, ठीक, तो हेक्टर जहाज था, सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे। और चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पे पट्टा लिया था फ्रांसिस डे ने 1639 में, यहाँ पर किलाबंद कोठी भी बनाई थी। इसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज था। इस किले का नाम भी याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। फिर सर थॉमस रो आए थे 18 सितंबर 1615 को, राजा जेम्स प्रथम के दूत बन करके आए थे और सूरत पहुंचे थे सबसे पहले। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, अनुशीलन समिति के संबंध में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहले चारों स्टेटमेंट देखिए, इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का प्रचार किया था। सेकंड है, इसके दो भाग थे, पहला तो ढाका अनुशीलन समिति जिसका केंद्र कहाँ था, ढाका में था, दूसरा था जुगान्तर समूह, ठीक है, इसका केंद्र कहाँ, कलकत्ता में था। फिर देखिए क्या दिया गया, इसका गठन राजा राम मोहन राय के विचारों, भाषणों और लेखों से प्रेरित था। फोर्थ है, इसका गठन बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रभावित था। देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला कथन बिल्कुल सही है कि अनुशीलन समिति का कार्य क्या था, ये ब्रिटिश राज को समाप्त करना चाहते थे और ये क्रांतिकारी समिति थी, ठीक है, ये हिंसा का भी प्रचार करते थे। तो इसके दो भाग थे, एक ढाका अनुशीलन समिति थी, इसका केंद्र ढाका में हुआ करता था,
दूसरा कहाँ था, दूसरा युगांतर समूह था। अब देखिए इसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, अनुशीलन समिति के बारे में और मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो इसका गठन कब हुआ, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 मार्च, नोट कर लीजिएगा, 24 मार्च 1902 को हुई थी। बारिंद्र कुमार घोष थे, जतीन्द्रनाथ बनर्जी थे और प्रमथनाथ मित्र, इन लोगों ने मिलकर के अनुशीलन समिति का गठन किया। अब इसका नेतृत्व यही लोग कर रहे थे, अरविंद घोष और छोटे भाई थे बरिंद्र कुमार घोष, इन्होंने मिलकर के इसका नेतृत्व किया था। अब ये क्रांतिकारी समिति थी, मैंने बताया क्रांतिकारी हिंसा का भी ये प्रचार करते थे। अब दो इसके भाग थे, एक ढाका अनुशीलन समिति, तो इसका ढाका केंद्र हो गया, दूसरी युगांतर समूह था, इसका केंद्र कलकत्ता में था। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए। तो इसका गठन कैसे हुआ, तो राजा राम मोहन राय के विचार तो नहीं थे, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद होगा। स्वामी विवेकानंद के विचारों और भाषणों और लेखों से प्रेरित था। इसका गठन बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रभावित भी था। सही उत्तर ऑप्शन बी है, मतलब सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे तीसरा इनकरेक्ट है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए किससे रिलेटेड है, कुछ स्टेटमेंट हैं। पहला है, रास बिहारी बोस ने 1942 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता की थी। सेकेंड है, इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सबसे पहले मलाया में मोहन सिंह ने दिया था। थर्ड है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन मार्च 1942 में टोक्यो जापान में किया गया था। फोर्थ है, बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया था। इनमें से कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। चलिए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेक्ट होगा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी इसमें, रास बिहारी बोस का जो ये इंडियन नेशनल आर्मी था, तो इसका औपचारिक रूप से इन्होंने शुरुआत की थी INA की, ठीक है। इसके लिए इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता भी की थी। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सबसे पहले मोहन सिंह ने दिया था और टोक्यो जापान में इसका क्या हुआ, गठन हुआ था 1942 में। बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष भी चुना गया था। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। देखिए स्टेटमेंट ज़्यादा हैं, ऑप्शन नीचे रहते हैं, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप पहले स्टेटमेंट देख करके देखिए क्या करेक्ट है, उसके बाद आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं इसके ऑप्शंस भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट है, 1906 में लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद द्वारा स्थापित भारत माता सोसाइटी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेकेंड है, 1939 में आयोजित हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस चुने तो गए थे, लेकिन बाद में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया था। थर्ड, अंततः राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आपको याद होगा कि लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद थे, इनके द्वारा भारत माता सोसाइटी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1906 में। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों स्टेटमेंट आपको पहले से तैयार होने चाहिए कि 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। इससे पहले भी सुभाष चंद्र बोस चुने जा चुके थे अध्यक्ष, लेकिन जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ता है क्योंकि महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे। वैसे तो चुनाव में जीत जाते हैं, मतलब कि चुने तो सुभाष चंद्र बोस ही जाते हैं, लेकिन जब महात्मा गांधी जी क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं इस बात से, तो वो क्या होते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हम लोग ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1857 के रिवोल्ट के बारे में दिया गया है कि कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था। सेकंड है, आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन जयपुर अधिवेशन 1946 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। थर्ड, 1857 के विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्से बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे। सही उत्तर देखेंगे तो ये बिल्कुल सही दिया गया। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो यहाँ पर इमरजेंसी हेडक्वार्टर क्या था, इलाहाबाद था। फिर आज़ादी से पहले का जो आखिरी अधिवेशन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन था, ना कि जयपुर अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आचार्य कृपलानी ने की थी। 1946 में ये आयोजित हुआ था, मेरठ याद रखिएगा। और 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो इस समय लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, सर जॉन बेनेट हर्से थे। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। 1 और 3 हमें किस में दिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तीनों स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले,
वर्ष 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था तथा बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। सेकंड है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। थर्ड है कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार इसमें इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया था। कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए हम तीनों स्टेटमेंट करेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, तीनों करेक्ट हैं। अब देखिए इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये कौन सा था? 1896 का था। रहीमतुल्लाह एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता में ये आयोजित किया गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉर्नवालिस के समय बिहार, बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ हुआ और दोहरी शासन प्रणाली 1772 का जो था, इसके द्वारा क्या होता है कि बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया जाता है। जो डायरकी होती है, ड्यूअल गवर्नमेंट होती है जो बंगाल में, ये खत्म कर दी जाती है। दीवानी और निजामत अलग अलग थे ना, तो क्या होता है कि जो दीवानी मामले थे वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए थे जब बक्सर का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके बाद क्या होता है, दीवानी मामले अपने हाथ में ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी की जो व्यवस्था है, सारी चीज़ें वो किसके हाथ में रहती है? जो बंगाल का नवाब होता है। लेकिन क्या होता है, ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है 1772 में ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। सेकंड है रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1792 में वेस्ट बंगाल राज्य के मिदनापुर प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। थर्ड है हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसमें से बताना कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये ध्यान देना होगा कि क्या पूछा गया है। पहला है रॉबर्ट मार्टिन्स, ये क्या थे? रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1792 में तमिलनाडु राज्य के मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में लागू किया गया था। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य का मद्रास प्रेसिडेंसी था, यहाँ पर 12 महल में लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, बिल्कुल सही है। हमसे गलत ही पूछा गया है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दूसरा गलत दिया गया है। 8th क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए 1886 में एचिसन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी है 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला ग्रामीण अधिवेशन था वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बेलगाम में आयोजित किया गया था। थर्ड है वायसराय रिपन के शासनकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। तो डफरिन के शासनकाल में ही सिविल सेवा भारतीयों की संख्या में वृद्धि के लिए विचार करने पर एक एचिसन कमीशन का निर्माण किया गया था 1886 में। यही हमारा सही उत्तर है। बाकी में क्या गलती है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ग्रामीण जो फर्स्ट रूरल सेशन हुआ था 1936 में, वो फैजपुर में हुआ था, ना कि बेलगाम। बेलगाम 1928 में हुआ था, जहाँ पर गांधी जी पहली बार यहाँ शामिल हुए थे। पहली बार उन्होंने इसमें अपना अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1936 वाला काम हुआ था गांव में, हुआ था फैजपुर में, ये इसलिए गलत है। और ये जो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना है वो मेयो के समय पर हुई थी, ना कि रिपन के समय पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनमें बताना है कौन से पेयर करेक्ट है। बसीन की संधि बताई जा रही है एमहर्स्ट के समय पर हुई। ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय हुआ। 1833 का चार्टर एक्ट बेंटिक के समय आया और पेशवा की पेंशन की समाप्ति डलहौजी के समय पर हुई। कौन सा इसमें करेक्ट है बताना है। तो देखिए बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। और इस समय किसका कौन था? तो इस समय वेलेस्ली था। 1798 टू वेलेस्ली का समय याद कर लीजिए, क्या है? 1798 से 1805 है। और 1802 में बसीन की संधि हुई, पहला गलत हो गया। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो डेट याद करने की कोशिश कीजिए, 1830 में हुआ था। इस समय बेंटिक था, बिल्कुल सही दिया गया है। 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, उसके तहत ठगी प्रथा का अंत किया गया। विलियम बेंटिक था इस समय। विलियम बेंटिक का जो समय है 1828 टू 1835 है, याद रखिएगा। 1828 से 1835।
अब देखिए, जो 1833 का चार्टर अभी मैंने बताया, ये किसके समय पर आया? विलियम बेंटिक के समय पर। पेशवा की पेंशन की समाप्ति हुई थी डलहौजी के समय पर। कब समाप्ति हुई? 1853 में। और डलहौजी कब से कब तक था? 1848 टू 1856 तक। 1848 से 1856 तक। सही उत्तर क्या होगा? 2, 3 और 4 करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। जो फोर्थ मैसूर वॉर है वो कैनिंग के समय हुआ। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन और जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको दबाने का प्रयास किया गया मिंटो सेकंड के समय पर। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये कब स्टैब्लिश हुआ? वेलेस्ली के समय पर। और पुलिस विभाग का गठन कब हुआ? मेयो के समय पर। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखिए, फोर्थ मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? 1799। 1799 अभी मैंने आपको बताया था वेलेस्ली का समय पिछले वाले क्वेश्चन में 1798 से 1805 था। तो यहाँ पर कौन आना चाहिए था? वेलेस्ली आना चाहिए था, गलत हो गया। बंग भंग, अब ये देखिए यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट और बंग भंग विरोधी आंदोलन, इसको दबाने का प्रयास कब किया जाएगा? ये होगा मिंटो के समय पर। सही दिया गया, मिंटो सेकंड आ जाता है तब तक। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। 1872 में कौन था? मेयो था, वेलेस्ली नहीं था। वेलेस्ली का मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, 1798 टू 1805, जबकि कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना 1872 में हुई थी, इस समय मेयो था। पुलिस विभाग का जो गठन है वो हुआ था 1861 में। 1861 और 1861 में मेयो, मैंने अभी बताया क्या था इसका समय। तो मेयो का शासनकाल में हमने अभी बता दिया कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना। अब 1861 की बात हो रही, तो इस समय कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ठीक है, यहाँ पर अब करेक्ट आंसर हमें चूज करना है, तो वो हमें मिल गया है ऑप्शन बी में। 11th क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। कुछ डायनेस्टी दी गई, उनके टाइम पीरियड से मैच करना है। सुंग, हर्यंक, मौर्य और नंदवंश। तो एक भी याद है, मैच कीजिए। तो मौर्य राजवंश मुझे लगता है सभी को पता होगा, 321 BC से 184। ठीक है, तो मौर्य का बी का 3 देखिए कहाँ पे दिया गया है, हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का क्या हो गया? मौर्य राजवंश हमें 321 टू 184 दिया गया है। बी का 3 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सुंग डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड क्या है? 184 टू 75 BC। हर्यंक का क्या है? 554 टू 412 BC। और फिर आ जाता है मौर्य का, मैंने बता दिया है। नंद का है 345 टू 321। ठीक है, अब देखते हैं ए का 1 दिया गया है, यहाँ पर देखिए ए का 1 नहीं है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ए का 1 हो जाएगा, मैं फिर से मैच कर देती हूँ, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने सुंग का बताया आपको 184 टू 75 BC, हरियंक का 544 टू 412 BC, मौर्य का मौर्यन एम्पायर हो जाएगा 321 टू 184, और नंद का हो जाएगा 345 टू 321। अब देखते हैं ए का 1 है, बी का 4 है। ओके, बी का मैंने 3 कर दिया था, यही गलती हो गई। ए का 1, बी का 4, सी का 3 है और डी का 2 है, क्योंकि मैं मौर्य को बी कर रही थी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, कोई भी गलती हो तो उसको देख लीजिए कहाँ पर क्या करना है, मैच करने में दिक्कत हो जाती है। 12th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्या क्या दिया गया? विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग की विजय कब हुई? भारत पर सिकंदर का हमला कब हुआ? शक संवत का प्रारंभ। इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 57 BC में। ठीक है, फिर अशोक द्वारा कलिंग की विजय कब की गई? 261 AD और BC में थोड़ा याद रखिएगा। सिकंदर का भारत पर जो हमला हुआ था वो 327 से 326 था। ठीक है, AD। और शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 AD। तो सबसे पहले कौन सी घटना होगी? सबसे पहले घटना हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन सी, 1423। 13th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन। सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय। थर्ड है जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक। फोर्थ है वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन। तो ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 टू 643, ये क्या है? AD है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय 305 AD। ठीक, BC है, सॉरी BC होगा, यहाँ पे AD मैंने कर दिया BC। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक,
ये कब हुआ था? तो 313 BC। और वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन हुआ था, कहीं पर 512 दिया होता, कहीं पर 521। ठीक है, ये क्या है? ये एडी में होगा, अप्रॉक्सीमेट डेट दी गई है। अब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 3 होगा, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। चारों ऑप्शंस देखिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता अत्रि दिए गए हैं, और यहाँ पर ऋग्वेद दूसरे मंडल के अत्रि हैं, तीसरे के रचयिता गृत्समद हैं, चौथे के वामदेव हैं, और पांचवे के विश्वामित्र हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है? तो ऋग्वेद का जो द्वितीय मंडल है, इसके रचयिता कौन है? गृत्समद हैं, और इसमें 589 भजन हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, तीसरे के कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, विश्वामित्र, इसमें 630 भजन है। और ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचयिता कौन है? वामदेव हैं, और यही सही दिया गया है, 583 भजन है। ऋग्वेद के पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि हैं। कौन है? अत्रि हो जाएंगे। बाकी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 15th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, और जिसे तकावी कहा जाता था। सेकंड है, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। थर्ड है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी दी थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की जो उपाधि है वो किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 16th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट है। बताना है, शाह वली उल्लाह ने कुरान का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। रज़्मनामा हिंदू महाकाव्य, इसका महाभारत का जो फारसी अनुवाद है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था, और प्रशासनिक रूप में इक्ता की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? शाह वली उल्लाह ने कुरान का अनुवाद किस में किया था? फारसी भाषा में। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए और देखते हैं। सेकंड है रज़्मनामा, तो रज़्मनामा हिंदू महाकाव्य, ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनका क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था, ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य था, 23 प्रांतों में विभाजित था। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है वो देखिए। जो ये इक्ता थी, इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। ये अरबी शब्द है इक्ता, इसका मतलब होता है भूमि। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने सुल्तान दारा सिकोह के शासनकाल के दौरान 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सेकंड है, शाहजहां ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया था। थर्ड है, शेरशाह सूरी ने हजरत आला की पदवी धारण की थी। फोर्थ है, प्रसिद्ध फारसी चित्रकार है सैयद अली तबरेजी, ये जहांगीर के साथ भारत आया था। इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? देखिए, तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। पहला गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है, शाहजहां ने सिजदा नामक जो फारसी रिवाज था उसको समाप्त कर दिया था। और हजरत आला की पदवी किसने धारण की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हजरत आला की पदवी धारण की थी। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार थे सैयद अली तबरेजी, ये हुमायूं के साथ भारत आए थे। ये गलत हो गया। तो सेकंड और थर्ड जिसमें करेक्ट है हमारा वो ऑप्शन ए है, और वही सही होगा। 18th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत। सेकंड, अकबर द्वारा कश्मीर की प्रथम यात्रा। थर्ड, अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना। फोर्थ, अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो इलाही संवत है वो 1583 में शुरू हुआ। कश्मीर की प्रथम यात्रा कब की थी? 1589 में की थी। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। और अकबर द्वारा जो तीर्थ यात्रा कर है इसकी समाप्ति 1563 में हुई थी। अब देखेंगे इसमें से क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है, तो हो जाएगा 4 3 1 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में हुई है। सेकंड है, भारत के अधिकांश धात्विक खनिज संसाधन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। थर्ड है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं।
तो चिनाब सिंधु की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में कलोंग के पास तांडी है, वहां से निकलती है। यहाँ पे इसे चंद्रभागा नाम से जानते हैं। क्यों? तो चंद्रा और भागा दो जब नदियां आपस में मिलती तब इसे चंद्रभागा नाम से आगे बढ़ती है, इसी को चिनाब कहते हैं। ठीक है, भारत में इसकी लेंथ कितनी है? तो 1180 किलोमीटर है। चिनाब किसकी सहायक नदी? सिंधु की। और भी कुछ सहायक नदी हैं जिनका नाम याद रखेंगे, ब्यास है, रावी है, सतलज है, झेलम है, ये सारे सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सतलज के बारे में जान लीजिए, ये सीपीला पास से भारत में एंटर करती है। ब्यास एकमात्र नदी है सिंधु की सहायक नदी जो केवल भारत में ही प्रवाहित होती, पाकिस्तान नहीं जाती, बाकी सारी ये मेन रिवर्स पाकिस्तान में भी प्रवाहित होती है। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। सेकंड, अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। थर्ड, अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फैली हुई है। फोर्थ है, गुरु शिखर पर्वत शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सही उत्तर देखेंगे क्या होगा। तो अरावली के बारे में जान लीजिए, इसकी उत्पत्ति कब हुई है? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा याद रखिएगा। सबसे पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कितने राज्यों में फैली है? तो 3 राज्य में, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, बाकी गलत दिया गया है। और गुरु शिखर की ये गुरु शिखर जो है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। तो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है विश्व की सबसे पुराने फोल्डेड माउंटेन्स में से एक है। ये दिल्ली से शुरू होती है, गुजरात, दिल्ली से लेकर के गुजरात का जो पालमपुर है वहां तक फैली हुई है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फैली हुई, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये फैली हुई है, याद रखिएगा। तो ये एक तरह का अवशिष्ट पर्वत है। अब हमारे यहाँ अरावली पर्वत बहुत पुराना पर्वत है, वलित पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है।